हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय कंप्यूटर लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके बेसिस पर भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप जेके पीएससी एग्जाम की बात करो या जेके एसएसबी की बात करो। इसके सिलेबस में भी ये टॉपिक है एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ते ही हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू हम लोगों ने जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था, क्योंकि अभी तक हम लोग सॉफ्टवेयर की ही सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, इसका ओवरव्यू मैंने आपको वहाँ पे भी दिया था। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स में कि कहाँ कहाँ आप क्या कौन कौन सी जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है, देन विल डू सम अदर टर्म्स एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो ये सब कुछ हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अपना पेन एंड नोटबुक पकड़ के बैठ जाइए। आप लोग इस वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट देयर आर सम पॉइंट्स जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी, तो आप वो यहाँ पर अपने साथ पेन और नोटबुक लेके बैठिए ताकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहें, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आता है, सॉफ्टवेयर की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है। और ये क्या है? एक्चुअली एक इंटरफेस है बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर। कंप्यूटर यूजर कौन होता है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर यूजर हैं आप लोग, हम लोग, ठीक है, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर हमने पढ़ लिया, हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या है? हार्डवेयर ही तो है ना, स्क्रीन हार्डवेयर है। हम लोग माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? ये हार्डवेयर ही हैं। तो हमारे और कंप्यूटर मशीन का जो हार्डवेयर पार्ट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन पॉसिबल बनाता है, उसके बीच में जो कनेक्शन पॉसिबल बनाता है, ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर ही होता है। और वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको आ सकता है कि अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर, वो क्या है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल बनाता है कि जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं, हम कोई भी माउस यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, डेटा एंट्री के लिए कोई भी डेटा एंटर करना है हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, है ना, हम टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो ये सारे हार्डवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे बेसिक टास्क जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, मेमोरी मैनेजमेंट से लेके प्रोसेस मैनेजमेंट से लेके, मतलब कंप्यूटर का हर छोटा टास्क, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है और कंप्यूटर बंद होता है, तब से लेके जो कंप्यूटर के पूरे बेसिक टास्क होते हैं, वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स? वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी एंड आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉमन एग्जांपल्स आपने सुनी भी होंगी, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में, पीसी में होता है, आईओएस जिसे हम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देन एंड्रॉयड, आप लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, सम आर यूजिंग एप्पल फोन्स, है ना। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो भी क्या है? ये जो एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं जिसके बेसिस पे आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका पीसी प्रॉपरली फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल्स। नाउ देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स जो हमें समझने हैं और ये आपको मेरे साथ साथ नोट करने हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कब आया, ठीक है, इसका जो इन्वेंशन है ये कब शुरू हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो शुरुआत है वो 1950s के अराउंड हुई। कब हुई? 1950s के अराउंड, जब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नोट कर लो, क्या है? GMOS। GMOS का फुल फॉर्म क्या है? जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लेना, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1950s, मेनली 1956 में आया था, ठीक है। एंड ये जनरल मोटर्स ने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था? ये बाय जनरल मोटर, ठीक है, टू रन सिंगल IBM
कंप्यूटर्स, मतलब ये जो GMOS बनाया गया जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये IBM ये किसके साथ कंपैटिबल था? IBM कंप्यूटर्स के साथ, जो सिंगल यूज़र IBM कंप्यूटर्स थे। सिंगल यूज़र का मतलब एक टाइम पे एक ही यूज़र उनका सिस्टम्स पे काम कर सकता है, ठीक है। सो इनके साथ ये कंपैटिबल था। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। एक और पॉइंट जो आप लोगों को इसी के साथ नोट करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हु फर्स्टली इन्वेंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मैं OS लिख रही हूँ, OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम याद कर लीजिए कौन है? गैरी, GARY किल्डर। He is known as the father of operating system. He invented operating system, ठीक है। गैरी किल्डर is the father of operating system। शुरुआत 1950s में हुई थी। 1956 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुल जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम which was invented by जनरल मोटर्स एंड जो IBM कंप्यूटर्स के साथ कंपैटिबल था। समझ में आ गया क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली स्टूडेंट्स की। ये क्या है? एक हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट या फिर इंटरफेस है, किसके बीच का? यूज़र का और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का, है ना। ये है एक इंटरफेस। ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो फंक्शनिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारी और डेफिनेशन से भी जानते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग हम और नाम भी देते हैं। जैसे पहला नाम आप यहाँ पर देते हैं रिसोर्स एलोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्सर आप लोग रिसोर्स एलोकेटर भी कहते हैं। एलोकेटर मतलब बांटने वाला, एलोकेट करने वाला। जैसे आपको मैं कोई टास्क एलोकेट करूं, मतलब कोई टास्क आपको दूं, कोई जॉब दूं, तो वो हो गया एलोकेटर। अब रिसोर्स क्या है और किस रिसोर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है। ये ऑप्शंस में होगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स नहीं है। तो कंप्यूटर में रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें जीने के लिए ऑब्वियसली कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना। जैसे हमें फूड की ज़रूरत है, हमें वाटर की ज़रूरत है, ये सब, हमें एयर की ज़रूरत है ना। ये हो गए हमारे लिए रिसोर्सेज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक प्रोसेस की कंप्लीशन की नीड के लिए कंप्यूटर को भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और एक प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा है, एक कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है हमने पढ़ा है। तो कंप्यूटर अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, आपको आउटपुट देने के लिए किस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करता है? जैसे इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करता है इनपुट देने के लिए, आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करता है आउटपुट देने के लिए, ठीक है। स्टोर करने के लिए मेमोरी को यूज़ करता है ना। और उसके बाद CPU टाइम को यूज़ करता है। CPU टाइम, क्योंकि CPU ही प्रोसेस करता है हर एक टास्क को, हर एक जॉब जो आप कंप्यूटर को देते हैं। तो दीज आर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, CPU टाइम, ये सब क्या होते हैं? ये कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं। और इन सबको एलोकेट करने का काम कौन करता है? इन सबको मैनेज करने का काम हमारे कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? रिसोर्स एलोकेटर कहते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर को बहुत सारी इनपुट्स दे दी हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे काम कंप्यूटर सिस्टम को दे दिया। आपने बोला मुझे आपने यूट्यूब ओपन कर दिया, आपने म्यूज़िक प्ले कर दिया, आप कोई वर्ड फाइल बना रहे हैं, आपने बहुत सारे टास्क दे दिए। अब इन सब के लिए ऑब्वियसली इनपुट डिवाइसेस भी वही हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी वही हैं, CPU भी एक है ना। तो बांटना पड़ेगा ना कि कौन से प्रोसेस को CPU टाइम देना है, कौन से प्रोसेस में मेमोरी मैनेजमेंट करनी है। तो ये सब मैनेज करने का काम कौन करता है? क्योंकि रिसोर्स तो एक कंप्यूटर के पास एक ही तरह के हैं, टास्क बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सब कुछ मैनेज करना कि कौन से टास्क में कौन सा रिसोर्स कब यूज़ करना है, वो सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर टू एवरीबडी? सेकेंड डेफिनेशन इसका आता है कंट्रोल प्रोग्राम। इसे हम प्रोग्राम कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि वही बात है कि जब आप कोई इनपुट देते हैं, उस इनपुट को एग्जीक्यूट करवाने तक का काम, मतलब जो भी यूज़र प्रोग्राम्स आप लोग देते हैं, आप लोग इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो ये सब प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही करते हैं। इन शॉर्ट, जो आप इनपुट देते हैं उससे कन्वर्ट करना, जैसे हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो ये सब मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, इसलिए हम इसे कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कर्नल है इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। कर्नल इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड होता है, मतलब वो दो पार्ट्स में अपना काम करता है। एक पार्ट है उसका कर्नल, दूसरा पार्ट है शेल। समझ गए? अब कर्नल इज द एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कर्नल है, ये जो सेंटर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक्टिव पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब ये ऑलवेज रनिंग होता है। जब तक आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट जो हर समय एक्टिव होता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जॉब्स को मैनेज करने के लिए, वो होता है कर्नल। दो पार्ट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल इज द एक्टिव पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दैट मीन्स रनिंग ऑल द टाइम्स। समझ के? और जो बेसिक टास्क होते हैं कंप्यूटर के, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स कंट्रोल करना, कौन से हार्डवेयर के साथ कौन सा प्रोग्राम इंटरेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल आपने जब इनपुट दिया तो वो कैसे इंटरेक्शन होगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगी, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होगी, ये सब काम जो है ये मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसे हम लोग कर्नल कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और पॉइंट नोट करना है, कर्नल को हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा पार्ट? एक्टिव पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स रनिंग ऑल द टाइम्स। एक और चीज़ जो याद रखनी है, कर्नल को हम लोग हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, सेंटर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसे हम लोग कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, या फिर हम इसे ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर भी कहते हैं। ठीक है, ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन डेफिनेशन क्या पढ़ा कि वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस है, इंटरेक्शन पॉसिबल बनाता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ये इंटरेक्शन पॉसिबल बनाता है, उनके बीच में लिंकिंग पॉसिबल बनाता है, वो कौन सा पार्ट है? कर्नल। ये पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना, ये डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, सो ये याद रखना। सेकेंड पार्ट इज शेल। पहला पॉइंट जो याद रखना है, जेकेएसएसबी के एग्जाम में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम पिछले 2-3 साल के पेपर्स देखें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कमांड इंटरप्रेटर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड इंटरप्रेटर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शेल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कमांड इंटरप्रेटर यानी कि जो शेल है, इसका क्या काम होता है, जो भी प्रोग्राम्स आप इनपुट करते हो, समझ रहे हैं, जो भी आपने इनपुट दिया, आपने तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में दिया, अब उनकी बाकी प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्शन करवाना। ठीक है, उस हमने इंटरप्रेटर पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने लैंग्वेज कन्वर्टर्स में इंटरप्रेटर पढ़ा। क्या काम था? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना? मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की भाषा में, 0 और 1 की भाषा में। तो शेल का भी बिल्कुल वही काम होता है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरैक्ट करवाना। जो भी आप कमांड्स देते हो आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में देते हो, लेकिन जब वो बाकी प्रोग्राम्स के साथ, बाकी एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन विल बी पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो ये सारी पॉसिबिलिटी कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट? शेल पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कमांड इंटरप्रेटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है? जब आप इनपुट देते हैं तो आपका शेल क्या करेगा? इनपुट को कन्वर्ट करेगा, है ना, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा? कर्नल के पास, और कर्नल जो है बाकी पॉसिबिलिटीज जो है वो बनाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी इंस्ट्रक्शंस को दी जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसे इंटरप्रेट करके एग्जीक्यूट करवाने का काम होता है शेल का, और बाकी सब मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जो बेसिक टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो कर्नल पार्ट में होता है। क्लियर हो गया? दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी एक चीज़ यहाँ से जो हम लोग सीखेंगे, देखिए मैं आपको जब डेफिनेशन बता रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मैं हमेशा क्या बता रही हूँ? इट इज़ एन इंटरफेस। किसके बीच का? यूज़र और हार्डवेयर के बीच का। नो, व्हाट इज दिस इंटरफेस?
ये क्या है, ठीक है। या फिर आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन है कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरफेस में जो दो मेजर टाइप्स हैं हमें वो पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन के, उसकी फुल फॉर्म या डेफिनेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या है। एक्चुअल में इंटरफेस क्या होता है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब उनको क्या इंटरफेस दिख रहा है। जब आप एक फ़ोन ओपन करते हो, ठीक है, फ़ोन ऑन करते हो, तो आपको जो दिखता है इंटरफेस, फॉर एग्जांपल आपको एप्लीकेशंस के आइकन्स दिखते हैं, है ना। आप लोग स्क्रॉलिंग करते हो, ऐप पे क्लिक करते हो, वहाँ पे मेन्यूज़ आते हैं, ऐप ओपन होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्लिकेबल ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये सब क्या है, ये है एक इंटरफेस। जब आप लोग अपना लैपटॉप ओपन करते हो, कंप्यूटर ओपन करते हो, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसका मेन स्क्रीन आता है, डेस्कटॉप आता है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आपको हर सॉफ्टवेयर के आइकन्स दिखते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में, इंटरफेस, जो आपको अलाउ कर रहा है कि आपको जो कंप्यूटर पे दिख रहा है वो टोटली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। क्योंकि कंप्यूटर जैसे ही बनाए जाते हैं, मोबाइल जैसे ही बनाए जाते हैं, अब जो ऐप्स आपके फ़ोन में हैं या सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में हैं, वो सब क्या है, वो पार्ट है आपके यूज़र इंटरफेस का। समझ रहे हैं, उसका इंटरफेस ऐसे बनाया गया है कि आप लोग उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। यूज़र इंटरफेस का मेन गोल क्या होता है कि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है किसी भी डिवाइस के साथ, कंप्यूटर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ, वो क्या हो, ईजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े आपको चीज़ों को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में गेम्स होती हैं, तो गेम्स के आइकन्स ही ऐसे होते हैं कि आपको समझ में आता है ये गेम्स हैं, मतलब आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। व्हाट्सएप का एक अलग लोगो होता है, इंस्टाग्राम का एक अलग लोगो होता है, मतलब वो उस तरीके से बनाए गए हैं कि आपके लिए मेमोरेबल हो चीज़ें, आप लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस दो मेजर टाइप्स में हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। एक होता है CLI, दिस इज CLI, ठीक है, जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है GUI, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये CUI यहाँ पर जो लिखा है ना, C इज़ फॉर कमांड लाइन, UI इज़ फॉर यूज़र इंटरफेस, या कई बार इसे CLI भी लिखा जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, बिकॉज दीज आर द मेजर वंस, जो तब से लेके अभी तक जो मेजर डिफरेंस आया है इंटरफेसेस के बीच में। अब पहले जो बात करें, बहुत जब पहले के टाइम की हम लोग बात करें, तो कंप्यूटर्स में जो इंटरफेस होता था वो कमांड लाइन इंटरफेस होता था। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम ऑन करना है, अब आपको ऑन करना होता है, आप क्या करते हो, बटन प्रेस करते हो, पावर बटन प्रेस करोगे या कुछ, है ना। लेकिन अब उस टाइम पे क्या था, अगर आपको कंप्यूटर ऑन करना है तो यू हैव टू राइट अ कमांड, एक कमांड लिखनी पड़ती थी, ठीक है। आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो आपको कमांड लिखनी पड़ती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको गेम्स ओपन करनी है तो कमांड लिखनी पड़ेगी, आपको कोई फाइल सेव करनी है तो भी आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो भी आपको कमांड को टाइप करना पड़ेगा। तो उस तरह के इंटरफेस को हम लोग क्या कहते थे, कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन आज के टाइम पे इस इंटरफेस को रिप्लेस कर दिया किसने, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि अब आपको क्या दिखता है, क्लिकेबल बटन्स, आइकन्स दिखते हैं, आइकन को प्रेस करो, आप समझ जाते हो ये इंस्टाग्राम का लोगो है, इसे प्रेस करना है तो हमें इंस्टाग्राम ओपन होगा, व्हाट्सएप का लोगो है, इसे क्लिक करना है, मतलब उसके आइकन्स बन रखे हैं जिसने आपको ग्राफिकल व्यू दे दिया। आपको हर बार कमांड नहीं लिखनी पड़ती, एक क्लिक करोगे आप लोगों की फ़ाइल सेव हो जाएगी, एक क्लिक करोगे आप लोगों का कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, एक क्लिक करोगे आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी। तो वो क्लिकेबल सिस्टम जो है, जो आपको एक प्रॉपर इंटरैक्शन करवाता है कंप्यूटर से और ईजी टू अंडरस्टैंड है, वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसे कोई लेमैन भी याद रख सकता है ना। अब हम लोगों को तो प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, हम लोगों को तो एक नॉर्मल पर्सन को प्रोग्रामिंग नहीं आती, एक नॉर्मल पर्सन को कोड्स याद नहीं रहते, वो इतनी सारी कमांड्स कैसे याद रखेगा एक आम इंसान। तो उसके लिए GUI बनाया गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था इतने सारे नंबर ऑफ कमांड्स को याद रखना, तो इसीलिए इसे रिप्लेस कर दिया गया। एग्जाम्पल्स पूछी जाएं कि कमांड लाइन इंटरफेस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ होता था, तो आपकी एग्जाम्पल होनी चाहिए डॉस, जिसे हम लोग MS डॉस भी कहते हैं। MS डॉस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म याद रखना। किस तरह का इंटरफेस था इसमें, कमांड लाइन इंटरफेस। और आज के टाइम पर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं उन सब में कौन सा इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कॉमन वंस जैसे मैं बताऊं, एंड्रॉयड,
जैसे आपके फ़ोन्स में होता है विंडोज़, आईओएस, इसमें जो इंटरफ़ेस यूज़ होता है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। वैसे तो मैं आपको बेसिक फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के बता ही चुकी हूँ। जितने भी बेसिक टास्क से कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसके प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए होते हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर आर मेनी फंक्शंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म। जैसे कि फर्स्ट वन है मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेमोरी को मैनेज करना, फॉर एग्जांपल मेमोरी भी क्या है, एक रिसोर्स ही है जो हर एक प्रोसेस को चाहिए प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अब जब आप इनपुट देते हो वो इंस्ट्रक्शन होल्ड होगी, आउटपुट मिलने से पहले भी वो होल्ड होगी, जब सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा उसके बाद भी कहीं रखेगा। तो ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट का टास्क जो है कि कौन से प्रोसेस को कब मेमोरी एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है, कोऑर्डिनेशन, ये सब किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, अब आपने बहुत सारे इनपुट दिए हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं आपका सीपीयू जो है वो प्रोसेस करता है ना। तो प्रोसेस की मैनेजमेंट मतलब सारा सब कुछ का ट्रैक रखना कि सीपीयू को कौन सा प्रोसेस एलोकेट करना है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसे डी एलोकेट करके सीपीयू को अनदर प्रोसेस देना है ना। ताकि आपका जो सीपीयू है
वो आइडल ना रहे। सीपीयू आइडल मतलब सीपीयू फ्री ना रहे। सीपीयू ऐसा ना हो सीपीयू ने एक टास्क कंप्लीट किया, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद अब सीपीयू जो है वो फ्री हो गया, ऐसा नहीं होता। कब सीपीयू को टास्क एलोकेट करना है ताकि सीपीयू को मैक्सिमम यूज़ किया जा सके। सीपीयू का टाइम, सीपीयू आइडल टाइम होता है मतलब सीपीयू को खाली छोड़ दिया। प्रोसेसेस, सीपीयू कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, कोई भी प्रोसेस को प्रोसेस नहीं कर रहा है, वो होता है सीपीयू आइडल टाइम। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, जिसे हम लोग प्रोसेस स्केड्यूलिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि प्रॉपरली प्रोसेसेस को रन करना ताकि सीपीयू जो है वो आइडल ना रहे, फ्री ना रहे। डिवाइस मैनेजमेंट, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन सब की मैनेजमेंट, मतलब जो कंप्यूटर हार्डवेयर कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से, उनके बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन करवाना, कौन से इनपुट डिवाइस की किस प्रोसेस को ज़रूरत है, कौन से आउटपुट डिवाइस की किस प्रोसेस को ज़रूरत है, ये सारा काम किसका होता है, एक डिवाइस मैनेजर का, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट, जिसे हम लोग फाइल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, एक्चुअल में ट्रैक रखता है किसका, जो भी इंफॉर्मेशन, लोकेशन एक फ़ाइल से रिलेटेड है। ठीक है, कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर स्टोर है, आप उस फाइल को कितना ओपन कर रहे हैं, इज़ इट यूजेबल और नॉट, तो उस तरीके से ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट होता है कब, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आता है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट इज समहाउ रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, कि स्टोरेज मेंटेन करना, एज अ बैकअप स्टोरेज हम सेकेंडरी मेमोरी को भी यूज़ करते हैं, तो ये सारी मेंटेनेंस भी किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एज इन कोई भी अनएथिकल एक्सेस या फिर अनएथिकल अटैक आपके कंप्यूटर पे ना हो, सभी चीज़ों मेंटेन्ड रहें, ये भी सब किसका काम होता है, ये भी काम होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सभी पासवर्ड्स, डेटा रिसोर्सेज जो हैं या फिर जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, पासवर्ड्स हैं, ये सब चीज़ों को अनऑथराइज एक्सेस ना हो, ये सब किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है ये काम। ठीक है, देन वी हैव जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब है कि ट्रैक रखना किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, कि कौन सा यूज़र, मतलब कितने, कौन से यूज़र्स कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, तो उस चीज़ का ट्रैक रखना। समझ गए, कि कौन से यूज़र या कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को कब यूज़ कर रहा है, वो सब चीज़ों का ट्रैक करना। कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस, सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम बेसिकली, कि जब आप एक इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिलती है तो उसके बीच में क्या डिले हो रहा है। ठीक है, आपने सर्विस रिक्वेस्ट की है, जब आपको सर्विस मिली है तो उसमें कितना डिले हुआ है, कितना टाइम लगा है, ये सारा परफॉर्मेंसेस कौन चेक करता है, बेसिकली आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स का मतलब होता है डिबगिंग का काम करना। डिबगिंग मतलब जब आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो उसमें कोई एरर है या नहीं, और उसे रेक्टिफाई करवाना, ये किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यूज़र को अदर सॉफ्टवेयर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जांपल आप काम करते हुए वेरियस तरह के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, है ना, तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जब एक कंप्यूटर काम कर रहा है, आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला, पीछे का जो भी काम हो रहा है उस प्रोसेस को प्रॉपरली रन करवाने का, उस आपकी इनपुट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवा के आपको आउटपुट देने तक का जो भी मैनेजमेंट का काम है, वो सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। समझ गए, आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलेगी। डिफरेंट एज इन कुछ बुक्स में आपको 5 टाइप्स दिखेंगी, कुछ बुक्स में 10 दिखेंगी। तो हम लोग सिर्फ वही टाइप्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस एक्चुअली में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इतनी टाइप्स पढ़ लो, मोर देन इनफ है। चलिए देखते हैं, सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास वो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक यूज़र के लिए बना है ना, यही होगा इसका मतलब। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूज़र टू शेयर द सिस्टम रिसोर्स इंक्लूडिंग द सीपीयू। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर एक ही यूज़र जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है उस कंप्यूटर के, जो एक ही यूज़र को मैनेज कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे हम लोग कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेनली किसके लिए बनाए गए थे, पीसीज के लिए और लैपटॉप्स के लिए। आजकल सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो
यूजेबल नहीं है, बिकॉज हम लोग जब फ़ोन ही यूज़ करते हैं, हम लोग मल्टीपल ऐप्स एक साथ ओपन कर देते हैं, हम लोग डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल विंडोज़ मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स ओपन कर देते हैं, तो वो बहुत सारे मतलब चीज़ों को मैनेज करना एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पहले यूज़ होते थे जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इन्वेंशन हुआ था। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि ये कमांड लाइन इंटरफेस जो है यूज़ करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया माइक्रोसॉफ्ट डॉस का। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है, तो ये है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। बाकी विंडोज़ की और भी सारी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो सिंगल यूज़र थे, जैसे विंडोज़ 95, देन एप्पल मैकिंटोश, ये सारी एग्जांपल्स हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। समझ के सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट वी हैव इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर इसके नाम से पहले समझो क्या टर्म दिया है हमें, बैच। अब एक बैच क्या होता है, आपसे अगर मैं पूछूं तो बैच क्या होता है। बैच होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, सिमिलर जॉब्स, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं या वही लोग हैं जिनकी सिमिलर नीड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप इंस्टीट्यूट जाते हो, आप ट्यूशन सेंटर्स जाते हो, है ना, तो आप लोग को वहाँ पे पूछा जाता है कि आप कौन सा बैच प्रेफर करते हो, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच या आफ्टरनून बैच, आपको पूछा जाता है। अब जिन लोगों के लिए मॉर्निंग टाइम सूटेबल होगा वो मॉर्निंग बैच में जाएंगे, जिन लोगों के लिए दोपहर का टाइम सूटेबल होगा वो दोपहर पे जाएंगे, जिन लोगों के लिए इवनिंग का टाइम सूटेबल होगा वो इवनिंग के बैच में जाएंगे। मतलब जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वैसा ही बैच ज्वाइन करेगा। बिल्कुल वही हमारा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली ये क्या करता है, जो भी टास्क्स यानी कि जो भी जॉब्स जो आपने इनपुट्स कंप्यूटर को दिए हैं वो सिमिलर इनपुट्स का एक बैच बना देता है। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को 10 इनपुट्स दिए हैं तो 10 में से वो बैचेस बना देगा जो सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल 3 का एक बैच बना दिया, 3 का एक, 4 का एक, इस तरीके से उन्होंने बैचेस बना दिए जिसमें सिमिलर तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत है। समझ गए आप लोग बात। तो उसके बाद सिमिलर प्रोसेसेस के, सिमिलर इनपुट्स के बैचेस बना के उसके बाद एक एक बैच करके सिक्वेंशली बैचेस को क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, जिससे क्या होता है सीपीयू का टाइम भी थोड़ा सेव हो जाता है। मतलब एक ही बैच में ऐसे 3 टास्क हैं जिनको सिमिलर रिसोर्सेज चाहिए तो उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। ऐसा नहीं कि पहले एक करवाया, दूसरा टास्क करवाया, तीसरा करवाया, रिसोर्सेज के बीच में शेयरिंग होना मुश्किल हो गया। तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है ये, बैचेस क्रिएट करता है। कैसे बैचेस, ऑफ सिमिलर जॉब्स जिनकी सिमिलर रिसोर्स रिक्वायरमेंट है और उनको सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करवाता है। समझ के, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है, बैच की डेफिनेशन निकल गई, इसका काम क्या होता है ये समझ के एक क्वेश्चन निकलता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें यूज़र और प्रोग्राम के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, वेयर देयर इज़ नो इंटरेक्शन और वेरी मिनिमम इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र्स एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स। तो वो कौन सा है, वो भी है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये किस तरह की टास्क के लिए या फिर एप्लीकेशंस के लिए इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल पेरोल सिस्टम्स, इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। अब पेरोल सिस्टम हो गया, फॉरकास्टिंग हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशंस करनी पड़ती हैं और यूज़र इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। पेरोल सिस्टम्स का मतलब होता है कि प्रॉपर कैलकुलेशन करना। फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी की बात कर लें, ठीक है। एक कंपनी में जैसे एक एम्प्लॉय का डेटा होता है, फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी कितनी है, वो इस महीने कितने दिन आया है, पिछले महीने उसने कितनी छुट्टियां ली थी, उसकी कितनी सैलरी कटनी है ना, उसकी टाइमिंग क्या है आने जाने की। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर कंप्यूटेशन एक एम्प्लॉय की, है ना,
कि ये सब चीज़ों का कंप्यूटेशन करके फिर ही उसकी सैलरी बनेगी, फिर ही उसको सैलरी प्रॉपर मिलेगी। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम लोग कहते हैं पेरोल सिस्टम्स। पेरोल सिस्टम्स या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक और एग्जांपल आ जाती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आपका पर मंथ आता है उसमें सिर्फ इसी मंथ का बिल होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपका कोई प्रीवियस बिल पेंडिंग है या जो लास्ट मंथ आपका बिल था वो भी वहाँ पर लिखा होता है ना। तो उसी तरह के सिस्टम को हम एक पेरोल सिस्टम कहते हैं, जो एक प्रॉपर कंप्यूटेशन के साथ कि आपका पेंडिंग कितना है पुराने टाइम का, ठीक है, चाहे 1 महीने का पेंडिंग या 2 महीने का पेंडिंग बिल कितना है, नया बिल कितना आया है वो भी लिखा होगा, प्रॉपर कंप्यूटेशन होगी, हर एक चीज़ जो है उसे काउंट करके एक साथ प्रोसेसिंग होती है, फिर आपका बिल आता है ना। तो उसी तरह के सिस्टम्स को हम लोग पेरोल सिस्टम्स कहते हैं, जहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह की स्केड्यूलिंग पे काम करता है हम कह सकते हैं, या किस तरह के एल्गोरिदम पे काम करता है, ये क्वेश्चन भी समझ लो। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल गया, ये किस तरह के एल्गोरिदम या किस तरह की स्केड्यूलिंग पे काम करता है। FIFO, फीफो, जिसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो बैच पहले आया वो पहले प्रोसेस होगा, समझ गए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले आया उसको पहले सर्विस मिलेगी, जो बाद में आया मतलब सिक्वेंशली काम चलेगा, जो पहले आया फिर उसके बाद जो आया उसके बाद, ऐसा नहीं कि फोर्थ प्रोसेस आया तो वो पहले प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। इस एल्गोरिदम पे चलता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ गए। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक मेजर मोटिव क्या है कि डोंट लेट CPU टू बी आइडल, ठीक है, डोंट लेट CPU टू बी आइडल, CPU को खाली नहीं छोड़ना है, ये काम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। अब मल्टी प्रोग्रामिंग से समझ में क्या आता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स, 2 प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करवाने वाले। अब बैच ऑपरेटिंग में क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब बैचेस बनाते थे और एक एक बैच एक एक करके क्या होता था, पहले पहला बैच एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट मिलेगा, वो टास्क खत्म होगा, फिर दूसरा बैच जाएगा। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, एक से ज़्यादा टास्क जो है एक साथ आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो CPU से, जिससे क्या होगा, CPU का आइडल टाइम लेस होगा, मतलब CPU को फ्री रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस तरह के इससे क्या होगा, CPU जो है वो प्रोसेसिंग करता रहेगा और वो फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। द प्रोसेसेस विच आर रनिंग एग्जिस्ट इन मेन मेमोरी एट द टाइम, और जो प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं वो तो हमें पता है कि वो कहाँ पर होते हैं, मेन मेमोरी में, क्योंकि ये क्या है, वर्किंग मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आजकल जो आप सिस्टम्स यूज़ करते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग अक्सर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। कई बुक्स में इन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग भी दी होगी, कई बुक्स में इन दोनों को एक ही नाम दिया होगा, क्योंकि दे बोथ आर सिमिलर, दे बोथ आर सेम है ऑलमोस्ट। इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसे हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ करते हैं मैनी यूजर्स टू शेयर द रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया स्टूडेंट्स, है ना। हम लोगों ने कंप्यूटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, CPU टाइम हो गया कि CPU का टाइम मिल जाए हमें, उसके बाद एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए मेमोरी की भी ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं तो वो रहेगी। तो ये सारे रिसोर्सेज को एक शेयर्ड फॉर्म में यूज़ करना, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो कंप्यूटर में, मल्टीटास्किंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में करते हो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक साथ ओपन कर देते हो, एक साथ आपने गाने चला रखे हैं, दूसरी साथ तरह आप लोग क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई वर्ड फाइल बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तीसरी जगह आपने यूट्यूब भी ओपन करके रखा है। तो ये हो गया मल्टीपल टास्क आपने कंप्यूटर में कर दिया, आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन कर दिया। तो अब इन सभी को क्या होगा, इन सभी को तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना, इनको इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी ज़रूरत है, मेमोरी की भी ज़रूरत है, CPU की भी ज़रूरत है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये डिवाइड कर देता है रिसोर्सेज को, कि मतलब इस प्रोसेस को ये रिसोर्स, मतलब ये क्या करता है, एक तरह से ट्रैक करता है,
क्या ट्रैक करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉक्यूमेंट बना रही हूँ कोई, एक तरह मैंने पीडीएफ ओपन करने का इनपुट दे दिया, तो ये ट्रैक करेगा कि जब पीडीएफ ओपन करने को बोला है तो इसको कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए चाहिए। एक मैंने गाना चलाया और वो गाना 3 मिनट का है, तो वो ये ट्रैक करेगा कि ये गाना 3 मिनट का है, तो 3 मिनट के लिए इसको रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना। तो वो रिसोर्स क्या करेगा? शेयर कर देगा। रिसोर्स 3 मिनट के लिए इसको देगा, उसके बाद क्या कर देगा? स्विच कर देगा, किसी और टास्क को दे देगा, फॉर एग्जांपल पीडीएफ को दे देगा। फिर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जब तक आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल हम डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात करते हैं, तो वो कंप्यूटर ट्रैक नहीं कर सकता, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता कि आप कितने समय तक वो फाइल बनाओगे। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कितने टाइम तक वो काम करते हो, है ना। बट इन जनरली जो चीज़ों को वो ट्रैक कर सकता है कि ये टास्क आपके सिस्टम को कितनी देर तक परफॉर्म करना है, उसे ट्रैक करके वो शेयर कर देता है रिसोर्सेज को कि इतने टाइम के लिए इसे चाहिए, मतलब टाइम स्लॉट्स बना देता है, जिसको हम टाइम शेयरिंग बोलते हैं। इतने टाइम के लिए इसे एलोकेट करना है, फिर ख़त्म होगा तो इतने टाइम के लिए फिर इसे एलोकेट करना है। तो क्या करता है? रिसोर्सेज को टाइम स्लॉट्स में, मतलब जिस टास्क को जितने टाइम के लिए रिसोर्स चाहिए उसे बांट देता है। उसी तरह के हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और ये कब यूज़ होते हैं? जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एक और, जो आपको नोट करना है। नोट करो यहाँ पे एक पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे शिफ्ट करते हो, है ना। जैसे आप गाना चला रहे हो, आपने गाना ऑन कर दिया, तो अब आप शिफ्ट कर गए अपने डॉक्यूमेंट बनाने पे, जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो या डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वहाँ शिफ्ट कर गए। तो जब आप स्विच करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग जब आप करते हो, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे शिफ्ट करते हो, एक ऐप से दूसरे ऐप पे शिफ्ट करते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स एक से दूसरी जगह जब शिफ्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जब एक रिसोर्स या हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं? स्विच करते हैं, उसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और ये कब होती है? जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं। और कब करते हैं? और ये मल्टीटास्किंग के लिए किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होती है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्लियर हो गया सबको? आगे आ जाते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो हैं जो रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। बेसिकली इनमें क्या होता है? इनमें टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम लिमिट, कि मतलब ये काम जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी टास्क है, ये इसी टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कि कोई टास्क अगर मिला है तो वो टास्क उसी टाइम लिमिट, उसी टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर एकम्प्लिश होना चाहिए। तो वो सब मैनेजमेंट जो करते हैं वो किस तरह के करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप लोग मेट्रो में बैठे होंगे कभी, ठीक है, मेट्रो में बैठे होंगे। अब जब मेट्रो में आप लोग बैठते हैं, तो जब उसका जो आउटर डोर होता है, ठीक है, जो दरवाज़ा होता है, जब आप लोग उसके पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या लगे होते हैं? सेंसर्स लगे होते हैं, है ना। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है। जब अंदर चले जाते हैं तो वो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली क्या होता है? बंद हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होते हैं? सेंसर्स लगे होते हैं। अब वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे? क्योंकि उसे उसी रियल टाइम पे क्या करना पड़ेगा? टास्क करना पड़ेगा। जैसे आप वहाँ पे पहुँचे, उसी टाइम कंस्ट्रेंट पे उसको वो दरवाज़ा ओपन करना पड़ेगा। जब आपने एंटर कर दिया, उसी टाइम लिमिट में उसको दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, है ना। ये होता है रियल टाइम, मतलब जो रियल टाइम पे उसका काम है वो करना, उसे हम लोग कहते हैं क्या? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप लोग मॉल्स एंड ऑल में जाते हो, एस्केलेटर्स वहाँ पर यूज़ करते हो, है ना। ये तो आपने यूज़ किया ही होगा, जो स्टेप्स होते हैं, ऐसे सीढ़ियाँ, जैसे हम लोग आम भाषा में बोलें एस्केलेटर्स होते हैं, राइट। अब वो क्या होती हैं? वो मूविंग स्टेयर्स, अपने आप ऊपर जाती हैं, रोटेट करती रहती हैं, इस तरीके से, है ना।
अब जब आप इसके प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं तब ये क्या करती हैं, मूव करना शुरू कर देती है। मतलब अगेन यहाँ पर भी सेंसर्स हैं। जब आपने वहाँ पर अपना स्टेप रखा, अपना फुट रखा उसके प्लेटफॉर्म पे, तो वो सेंसर क्या करता है, एट द सेम टाइम रियल टाइम पे उसे रन करवाना शुरू कर देता है ना। और जब वो रन नहीं करेगा, है ना, अगर आपने पाँव रखा और वो मूव करना नहीं शुरू हुई, तो आप बोलोगे कि ये खराब है। अब खराब है मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका प्रॉपर वर्क करने का मतलब कि जब आपने फुट वहाँ पर रखा तभी वो मूव करेगी, तभी वो ऊपर जाएगी या तभी वो नीचे जाएगी, जो भी उसका काम है ना। तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो टास्क है वो विद इन गिवन टाइम जो है वो उसे करना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीबडी, समझ में आ गया। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ और भी बहुत जगह होता है, जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, जब फॉर एग्जांपल हम लोग रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं, है ना। तो रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पे उस प्रोसेस को जो टाइम लगना है वो, मतलब जब प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपरली वो लॉन्च होगा, तो उसके लिए भी एक टाइम लिमिट सेट होती है, उसी टाइम लिमिट के अंदर उसको लॉन्च होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कब किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, रियल टाइम। मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, आप लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हो, ये सब चीज़ें करवाते हैं अक्सर लोग, है ना। तो वो इमेजिंग दिखता है ना। अब वहाँ पे भी क्या है, काइंड ऑफ एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही वॉच कर रहे हैं कि रियल टाइम पे हमको इमेज दिखनी चाहिए, नहीं दिखी तो ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। तो उसी टाइम पे जब वो चीज़ चल रही है उसी टाइम पे वो टास्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी मतलब एक को किया वो प्रोसेस खत्म होगा फिर दूसरे का प्रोसेस होगा, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। जैसे टाइम शेयरिंग में होता है, एक को रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स यूज़ करेगा, उसका टाइम खत्म होगा फिर दूसरे को मिलेगा। नहीं, एट द टाइम जब वो चीज़ हो रही है उसी टाइम पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, जैसे वेपन सिस्टम होते हैं, रोबोट्स होते हैं, इंस्टेंट काम करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में भी अगर एक प्रोसेस के खत्म होने का वेट करते रहे तो ट्रैफिक बढ़ती ही जाएगी, है ना। वहाँ पर भी प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है, वो रियल टाइम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं ये सारे सिस्टम्स। तो यहाँ पर क्या यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी दो तरह के होते हैं, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम वो होते हैं जहाँ पर मतलब टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो काफ़ी, हम कह सकते हैं कि हार्ड है। मतलब इस टाइम पे होना है, इसी टाइम पे लिमिट पे होना है, ये टास्क जो है इसी टाइम लिमिट पे होना है, समझ गए। और सॉफ्ट में क्या हो गया कि मतलब ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना होना, मतलब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। और टाइम कंस्ट्रेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना कि उसी टाइम पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स बताई, आपको एस्केलेटर की एग्जांपल बताई मैंने, आपको मैंने मेट्रो की एग्जांपल बताई, इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स, तो ये उसी टाइम पे होना ज़रूरी है। तो वो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए हार्ड रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम मतलब कुछ सेकंड्स का गैप भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स। क्लियर टू एवरीबडी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं बहुत आसान भाषा में बहुत सिमिलर कॉमन एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आता होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स पे जो हमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी यूज़र एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये आप सिंपली समझ भी लीजिए तो समझ में आ जाएगा। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जब आप बेसिकली मल्टीटास्किंग करते हो, ठीक है। जब मल्टीटास्किंग नहीं करते हो, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ को जब मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का JKSSB के एडमिट कार्ड्स आते हैं, तो सब के सब जितने भी 1,00,000 2,00,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म पढ़े होते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, JKSSB की वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो कितने यूज़र्स, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ यूज़र्स एक ही सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, एक ही वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, मल्टी यूज़र सिस्टम ही तो है ना। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल यूज़र्स को ऑपरेट करता है, मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल करता है। मतलब एट अ टाइम, एट अ रियल टाइम जॉब जो कर रहे हैं, रियल टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स उस सेम सोर्स को, उस सेम सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आप लोग आजकल गेम्स भी खेलते हैं,
एक ही गेम रियल टाइम पे कितने लोग खेल रहे होते हैं। आप लोग कोई इंस्टाग्राम चलाते हैं तो सिर्फ आप ही तो नहीं चला रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग चला रहे हैं। फेसबुक चलाते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सिर्फ आप ही तो नहीं कर रहे ना, मल्टीपल लोग कर रहे हैं। तो उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा? फॉर एग्जांपल आपको कोई डिवाइस दे दिया होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और आपको पूछ लिया होगा इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या ये डिवाइस जो है किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मतलब होता है जहाँ पर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल, हमने किसके बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने फर्मवेयर्स के बारे में पढ़ा है ना। फर्मवेयर्स क्या है? वैसे सॉफ्टवेयर्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उसकी परमानेंट मेमोरी में, यानी कि रोम में कह सकते हैं, या फिर आजकल तो फ्लैश रोम्स भी आ रही हैं, इन सब में उसकी परमानेंट मेमोरी में एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एम्बेडेड है ना। और इसी तरह के जो डिवाइसेस हैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं उन्हें ही हम लोग कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स किस तरह के सिस्टम्स पे काम करते हैं? जहां पर क्या होता है, इनबिल्ट रोम होती है जिसमें कुछ परमानेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि फर्मवेयर्स जो उस सिस्टम को बताते हैं हाउ टू परफॉर्म। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन की बात करें, है ना। अब वॉशिंग मशीन जो है उसमें कपड़े सुखाने का टाइमर किसी में 2 मिनट होता है, 3 मिनट होता है, मतलब ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कपड़े सुखाने की टाइमिंग 3 मिनट ही है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। कपड़े धोने की टाइमिंग अप टू 12 मिनट्स ही है, 3 मिनट से लेके अप टू 12 मिनट्स ही है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं उस मशीन में ऑलरेडी सेटल्ड होती हैं, है ना। तो ये किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहाँ पर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर या फिर एम्बेडेड रोम होती है ऑलरेडी। समझ गए? जैसे माइक्रोवेव ओवन की बात करें हम लोग, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच यूज़ करते हैं, है ना, स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, आजकल सभी लोग करते हैं स्मार्ट वॉचेस का यूज़, जो आपका रियल टाइम हार्ट रेट बताता है, आपने कितना वॉक किया है, कितना रन किया है, क्या एक्सरसाइज किया है, ये सब चीज़ें आपको बताता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस उसमें ऑलरेडी फीडेड हैं कि इस तरह से चीज़ में इस तरह से परफॉर्म करना है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी एम्बेडेड हैं जिनका खुद का एक रोम है। तो ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। क्लियर हो गया सबको? तो ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप्स। लेक्चर थोड़ा लंबा है बट आई वांट कि इसी लेक्चर में आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ लो। लेट अस मूव। अब यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स पढ़े, ठीक है। हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स, जैसे विंडोज़ के बारे में, एंड्रॉयड के बारे में, iOS के बारे में, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे। देन हम कुछ और टर्म्स करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बाय बाय, टेक केयर।